आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर बी एन मिश्रा में स्वागत है। आज हम इनर्शियल फ्रेम एंड रोटेटिंग फ्रेम में किसी पार्टिकल के एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की स्टडी करेंगे। इसी में हम कोरियोलिस फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, हम कंसीडर करते हैं कोई दो फ्रेम है, एक फ्रेम S है और एक फ्रेम S डैश है। तो हमने ले लिया इस तरह से, ये X एक्सिस हो जाएगा, ये हमने ले लिया यहां पे X एक्सिस, ये हो जाएगा Y एक्सिस और ये हो गया आपका Z एक्सिस। ये फ्रेम है यस फ्रेम जो है ये इनर्शियल फ्रेम है। एक दूसरा फ्रेम हम लेते हैं S डैश फ्रेम का, ये है X एक्सिस, ये है S डैश फ्रेम। S फ्रेम S का ये है Y एक्सिस और जो Z एक्सिस है वो Z एक्सिस फ्रेम S का और फ्रेम S डैश का जो Z एक्सिस है वो दोनों कॉमन है, दोनों का सेम डायरेक्शन है। फ्रेम S का भी Z एक्सिस और फ्रेम S डैश का भी जो Z एक्सिस है दोनों का डायरेक्शन सेम है, वो कोइंसिडेंस है। इन दोनों का जो ओरिजिन है ये भी सेम है। मेन पॉइंट ये है कि फ्रेम S जो है ये इनर्शियल है और फ्रेम S डैश जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है जिसमें न्यूटन्स लॉ अप्लाई होता है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम मींस होता है जिसमें न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं होता, अर्थात नॉन इनर्शियल फ्रेम रोटेटिंग फ्रेम होता है या एक्सेलरेटिंग फ्रेम होता है। इनर्शियल फ्रेम की स्पीड कांस्टेंट होती है। हम यहां पे कोई एक पार्टिकल P कंसीडर करेंगे, कोई किसी पॉइंट P पे हम कंसीडर कर लेंगे कि एक पार्टिकल P है और इस पार्टिकल का मास m है। इस पार्टिकल P का हम फ्रेम S और फ्रेम S डैश में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे। पार्टिकल P का फ्रेम S और S डैश के जो एक्सिस हैं, इनका जो पोजीशन और वेलोसिटी एक्सेलरेशन में जो कोऑर्डिनेट होगा फ्रेम S और फ्रेम S डैश में, उनका आपस में हम रिलेशन डिटरमाइन करेंगे। हमने मान लिया कि जो पार्टिकल P है ये इनर्शियल फ्रेम S में कांस्टेंट पोजीशन पर है और इसका पोजीशन वेक्टर है RI। ये इसका पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का। चूंकि दोनों फ्रेम का ओरिजिन पॉइंट एक ही है, कोइंसिडेंस है, इसलिए नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है वो भी सेम होगा, अर्थात फ्रेम S में भी उस जो पोजीशन वेक्टर है वो RI है और जो रोटेटिंग फ्रेम S डैश है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, उसमें भी पार्टिकल P का जो पोजीशन वेक्टर है वो हो जाएगा RR। यहां RI का मतलब है, इस I का मतलब होता है इनर्शियल फ्रेम और इस R का मतलब है रोटेटिंग फ्रेम। चूंकि रोटेटिंग और इनर्शियल दोनों का ओरिजिन सेम है, इसलिए दोनों फ्रेम में पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है वो भी सेम होगा। अब चूंकि फ्रेम S डैश एक रोटेटिंग फ्रेम है तो हम मान लेते हैं कि फ्रेम S डैश का जो एंगुलर वेलोसिटी है वह फ्रेम S के रिस्पेक्ट में ओमेगा है। फ्रेम S डैश का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है फ्रेम S डैश का विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। अब चूंकि जो ऑब्जर्वर है वो फ्रेम S डैश में है, इसलिए पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी है वह अपोजिट डायरेक्शन पे अपीयर होगा। लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला होता है, हम जैसा जानते हैं, लीनियर वेलोसिटी
v इक्वल टू होता है ओमेगा आर। पर चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, आर पोजीशन वेक्टर है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर वेलोसिटी है, तो इन दोनों का ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा लीनियर वेलोसिटी। हम नॉर्मली हम ये जानते हैं v इक्वल टू होता है ओमेगा आर, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, लेकिन अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो लीनियर वेलोसिटी वेक्टर v इक्वल टू होगा वेक्टर ओमेगा क्रॉस आर। एस डैश फ्रेम में पार्टिकल की जो वेलोसिटी ऑब्जर्व हो रही है, वो ये जो वेलोसिटी है ये फ्रेम एस में है, ये फ्रेम एस में वेलोसिटी है। अब चूंकि फ्रेम एस डैश रोटेटिंग फ्रेम है, इसलिए फ्रेम एस में जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो फील होगी। कैसे होगी? वेलोसिटी चेंज होगी। इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा, हम जानते हैं वेक्टर v इक्वल टू होता है डी आर अपॉन डी टी। ये रोटेटिंग के लिए है, v की वैल्यू होती है डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसको डी आर अपॉन डी टी लिख सकते हैं। और डी आर अपॉन डी टी ये इनर्शियल फ्रेम के लिए हो गया, माइनस ओमेगा क्रॉस आर। चूंकि रोटेटिंग फ्रेम एस में जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन पे होगा, इसलिए जो रिजल्टेंट होगा वो फ्रेम एस में वेलोसिटी और जो वेलोसिटी फील होगा उन दोनों का जो माइनस है, चूंकि अपोजिट डायरेक्शन है। जैसे मान लीजिए कि अगर पार्टिकल इधर मूव हो रहा है यस में, तो यस डैश में वो ऐसे फील होगा, तो इसलिए जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट हो जाएगा इनर्शियल और माइनस ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा क्रॉस आर क्या है? ये एपियरिंग वेलोसिटी है। तो फ्रेम एस डैश में जो वेलोसिटी फील होगी वो इनर्शियल की वेलोसिटी माइनस एपियरिंग वेलोसिटी, ये आपका फील होगा। अब इसको हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर डी आर अपॉन डी टी, ये इनर्शियल के लिए है, इसको हम इधर शिफ्ट कर दिया। तो या ऐसा समझें आप कि इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो डी आर अपॉन डी टी आई इक्वल टू हो जाएगा डी आर वेक्टर डी आर अपॉन डी टी आर प्लस ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। इसको हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, ये वैल्यू हो गई। इसको हम ले सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम डी आर अपॉन डी टी ये वेलोसिटी का फार्मूला है, तो इसको हम लिख सकते हैं वी आई, चूंकि इनर्शियल फ्रेम की वेलोसिटी है। डी आर अपॉन डी टी जो है ये रोटेटिंग फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी है, ये हो जाएगा वेक्टर वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। अब ये जो इक्वेशन सेकंड है ये सभी वेक्टर के लिए ट्रू है, लेकिन इसको हम एक ऑपरेटर के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। इसको हम फिर से यदि हम डिफरेंशिएट करें तो फिर से डिफरेंशिएट करने में ये हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन के फॉर्म में डी वी आई अपॉन डी टी। इसको हम फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एक्सीलरेशन डी वी आर अपॉन डी टी, ये रोटेटिंग फील्ड के लिए हो जाएगा। ये इनर्शियल फ्रेम में है, ये रोटेटिंग फ्रेम में है, प्लस ओमेगा क्रॉस। अब यहां आर को हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर वी आई। यहां वेक्टर डी वी आई होगा, ये एक्सीलरेशन है, जैसा कि हमने अभी यहां पे हम वेलोसिटी के लिए देखा है ना, उसी तरह से हम इसको एक्सीलरेशन के लिए भी देखेंगे। तो ये एक्सीलरेशन के लिए हो जाएगा डी वी आई अपॉन डी टी इनर्शियल फ्रेम में, डी वी आई अपॉन डी टी रोटेटिंग फ्रेम में, और ओमेगा क्रॉस वी आई। अब जो वी आई की वैल्यू है तो यहां से इक्वेशन सेकंड से ये वी आई की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यहां से आप देख सकते हैं
कि जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये VI की वैल्यू ये पुट कर दिया गया, यहां पे आप देखिए ये VI की वैल्यू पुट कर दिया गया और यहां पर भी VI की वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू dVR अपान dt, ये VR का हो गया, प्लस d ओमेगा अपान dt क्रॉस, और यहां पे जो डिफरेंशिएशन है वो मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड इंटू प्लस फर्स्ट। तो यहां ओमेगा का डिफरेंशिएशन है, r का इंटू है, फिर इसके बाद ओमेगा का इंटू हो जाएगा और r का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, dt आ जाएगा। चूंकि इसको हम रोटेटिंग फील्ड में देख रहे हैं इसलिए हम यहां पर भी r का यूज करेंगे, रोटेटिंग फील्ड के लिए है ये r हो गया। फिर इसके बाद जो ये वैल्यू है इस वैल्यू को भी हम सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां से प्लस ये ओमेगा क्रॉस VR, ओमेगा क्रॉस VR, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, फिर ओमेगा का ओमेगा क्रॉस और में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर ओमेगा क्रॉस R। अब हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। अब इसको हम आगे सॉल्व करें तो जो dVI अपान dt है ये dVI अपान जो dt है इसको हम लिख सकते हैं AI एक्सीलरेशन के फॉर्म में। इसी तरह से dVR अपान dt R है, इसको हम एक्सीलरेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं AR। तो ये हो जाएगा आपका AI इक्वल टू AR, यहां वेक्टर है AR प्लस फिर ये d ओमेगा अपान dt लिखेंगे हम तो ये हो जाएगा d ओमेगा अपान dt क्रॉस R, चूंकि यहां क्रॉस R भी लिखा हुआ है, प्लस फिर ये हो जाएगा V क्रॉस VR। फिर इसके बाद जो ये रिमेनिंग पार्ट बचता है इसको हम लिख देंगे तो इसको हम नीचे लिख रहे हैं, ये हो जाएगा प्लस वेक्टर ओमेगा क्रॉस R। ये इक्वेशन हो जाएगा। यहां से हम देख सकते हैं कि हमने इसको इक्वेशन सेकंड लिया है तो ये इक्वेशन हो जाएगा आपका थर्ड, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। अब हम जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट होता है, इसलिए d ओमेगा अपान dt की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां पे d ओमेगा अपान dt की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये वैल्यू बचेगा आपका AI प्लस AR। अब d ओमेगा अपान dt की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना, तो यहां से बचेगा आपका 2 ओमेगा, यहां एक स्टेप छूट गया था, ओमेगा को हमने लिख दिया ओमेगा dr अपान dt को हमने लिख दिया VR, और ये जो ओमेगा क्रॉस VR है ये छूट गया था, इसको हमको लिखना चाहिए तो ये हमने अब यहां पे लिख दिया है। अब चूंकि हम जानते हैं कि जब d ओमेगा अपान dt की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आप देख सकते हैं यहां से कि ओमेगा क्रॉस VR ओमेगा क्रॉस VR 2 बार लिखा हुआ है, तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 ओमेगा क्रॉस VR प्लस, और जो ये रिमेनिंग पार्ट है ये बच जाएगा तो ये हो जाएगा ओमेगा क्रॉस R। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम इसमें अगर पार्टिकल का मास m है तो अगर इसमें हम m को मल्टीप्लाई कर दें तो ये फोर्स को डिराइव करेगा। तो इस तरह से रोटेटिंग फ्रेम में मास को मल्टीप्लाई करने से ये रोटेटिंग फ्रेम में
कितना फोर्स लगेगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम यहां पे मास को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाए। अच्छा, अब हमको एक काम और करना है, ये जो पूरा पार्ट है इसको हमें इस साइड में चेंज कर देना है और इसको पहले लिख लेना है। जब इसको पहले लिख लेंगे तो ये हो जाएगा आपका AR इक्वल टू AI, और ये जब पार्ट इस साइड में मूव करेगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 ओमेगा क्रॉस VR माइनस ओमेगा क्रॉस R। अब इसमें यदि हम मास को मल्टीप्लाई कर दें तो ये रोटेटिंग फ्रेम में, चूंकि ये रोटेटिंग फ्रेम का एक्सीलरेशन हमको मिल चुका है, यदि हम इसमें मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये रोटेटिंग फ्रेम में फोर्स को एक्सप्लेन करेगा। तो ये हो जाएगा MAR इक्वल टू MAI माइनस 2M ओमेगा क्रॉस VR माइनस M ओमेगा क्रॉस R। अब ये जो है फोर्स को डिराइव करेगा, तो MAR जो है रोटेटिंग फ्रेम में फोर्स को एक्सप्लेन करता है, तो इसको हम लिख सकते हैं FR। और ये जो है इनर्शियल फ्रेम में फोर्स को एक्सप्लेन करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हो जाएगा FI प्लस F0। ये वाला जो पार्ट है पूरा कंप्लीट, ये पार्ट जो है इसको F0 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो जहां पर F0 जो है, F0 इक्वल टू हो जाता है -2 ओमेगा क्रॉस R माइनस M ओमेगा क्रॉस ओमेगा R। ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू दिया हुआ है, ये पूरी वैल्यू F0 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से रोटेटिंग फ्रेम में जो अपैरेंट फोर्स है, ये जो FR है, ये रोटेटिंग फ्रेम में अपैरेंट फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। FI जो है इनर्शियल फ्रेम में रियल फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो F0 है ये फिक्टिशियस फोर्स कहलाता है। फिक्टिशियस फोर्स का मतलब होता है कि एक्चुअल में ये अप्लाई नहीं होता, बल्कि एक ऐसा फील होता है। अब आप बोलेंगे रोटेटिंग फ्रेम में, तो ये रोटेटिंग फ्रेम का अपैरेंट फोर्स है और ये फिक्टिशियस फोर्स कहलाता है। और FI जो है ये एक्चुअल फोर्स कहलाता है। तो इस तरह से जो पार्टिकल इनर्शियल फ्रेम में मूव कर रहा है उसमें एक्चुअल फोर्स लगेगा FI। चूंकि फोर्स ऑफ टेंशन और जो कांटेक्ट फोर्स है, इसके म्यूचुअल इंटरेक्शन के कारण जो एक रिजल्टेंट फोर्स लगता है वो एक रियल फोर्स होगा। F0 जो है एक फिक्टिशियस फोर्स है। ये रोटेटिंग फ्रेम में ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व होगा, ये एक्चुअल में लगता नहीं है। जैसे ट्रेन के में जब हम चढ़ते हैं तो बाहर जो पेड़ पौधे रहते हैं, ट्रीज रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, वो हमको मूव करते हुए दिखाई देते हैं। एक्चुअल में मूव होते नहीं वो, लेकिन हमें फील होते हैं। इस फोर्स को हम फिक्टिशियस फोर्स कहते हैं। और जब हम ट्रेन में चढ़े रहते हैं तो आप जानते हैं कि हम थोड़ा सा हिलते रहते हैं, हमारे मूवमेंट होता रहता है। तो क्या हमारे ऊपर कोई फोर्स लगाता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन ट्रेन में चूंकि रोटेटिंग फोर्स लगता है, उसमें एक्सीलरेशन होता है, उस एक्सीलरेशन के कारण हमारे ऊपर एक फोर्स लगता है, जिसके कारण ट्रेन या बस या किसी फोर व्हीलर में हम थोड़ा सा मूव करते रहते हैं, उसे अपैरेंट फोर्स बोलते हैं। तो F0 एक फिक्टिशियस फोर्स है जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू कि फिक्टिशियस फोर्स में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट हो गया ये और एक पार्ट हो गया ये। इस पार्ट में से जो फर्स्ट पार्ट है -2m ओमेगा क्रॉस VR, ये जो फर्स्ट पार्ट है, इस फोर्स को हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। इस फोर्स का नाम फ्रांस मैथमेटिशियन G.K. कोरियोलिस के बेस पे रखा गया है, क्योंकि इस फोर्स को सबसे पहले
जीके कोरियोलिस ने ही एक्सप्लेन किया था। इस फोर्स का डायरेक्शन ओमेगा जो कि एंगुलर वेलोसिटी है पार्टिकल की, और वीआर जो कि रोटेटिंग फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी है, उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। इसमें राइट हैंड रूल लगता है। अगर वीआर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है तो रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी 0 है तो इस केस में कोरियोलिस फोर्स ऑब्जर्व नहीं होगा। इसी तरह से जो इसका दूसरा फोर्स है माइनस एम ओमेगा क्रॉस, इस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। इस फोर्स का डायरेक्शन हमेशा रेडियस के आउटवर्ड्स लगता है, मतलब लगता तो रेडियस के अलोंग है, लेकिन रेडियस में जो डायरेक्शन सेंटर की ओर लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो रेडियस के अकॉर्डिंग ही लगता है, लेकिन सेंटर की ओर नहीं बल्कि सेंटर के बाहर की ओर लगता है। इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो इस तरह से फ़िक्टिशियस फोर्स के दो टाइप हो गए, एक होता है कोरियोलिस फोर्स और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यदि हम देखें, कैलकुलेट करें, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको यदि हम सॉल्व करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r और r कैप। r कैप का मतलब डायरेक्शन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, जो कि आउटवर्ड्स होता है। अब इसका यदि हम एग्जाम्पल देखते हैं तो हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के में रोटेशन करता है और कंप्लीट रोटेशन 24 आवर्स में करता है। लेकिन अर्थ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, मतलब वो रेस्ट पोजीशन पे है, रखा हुआ है, तो वास्तव में अर्थ अगर मूव कर रहा है तो अर्थ के साथ साथ अर्थ में रखा हुआ पार्टिकल भी मूव करेगा, उसमें भी रोटेशन की प्रॉपर्टी आएगी। इस तरह से अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरियोलिस फोर्स को डिस्क्राइब किया। आप हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। थैंक यू।